हॉरिजेंटल मूवमेंट 400 मीटर, वर्टिकल मूवमेंट 80 मीटर। इधर थर्ड पॉइंट में फर्स्ट वर्ड है मैकेनिकल बैरो। बकेट प्लेसिंग, बकेट। अच्छा अच्छा अच्छा, समझ गया, मैंने ब्लू कलर यूज कर लिया। ओके ओके ओके, ये लो। बकेट प्लेसिंग, एक होता है डी वाटर्ड कैसिंग। प्रीपैक कंक्रीट ट्रीमी मेथड, ट्रीमी मेथड, TREMIE। डन है। Is this done for everybody? Can I proceed now to the most important topic? जितनी काम की चीज है वो सीख लो। आगे बढ़ते हैं। अब है मेन काम कॉम्पैक्शन। अब है मेन काम क्या? कॉम्पैक्शन। क्यों करते हैं कॉम्पैक्शन? टू रिमूव एंट्रैप्टेड एयर वेट्स। ये मेन काम है कॉम्पैक्शन का, टू रिमूव एंट्रैप्टेड एयर वेट्स, टू रिमूव एंट्रैप्टेड एयर वेट्स। अगर ये डेफिशिएंसी में हो गया तो भी दिक्कत है। अगर ये डेफिशिएंसी में हुआ तो एंट्रैप्टेड वॉइड रह जाएंगे, एंट्रैप्टेड वॉइड रह जाएंगे। और अगर ये एक्सिस में हो गया तो ब्लीडिंग हो जाएगी। अगर ये एक्सिस में हो गया तो क्या हो जाएगी? ब्लीडिंग हो जाएगी। जनरली दो मेथड होते हैं, वही है अपना क्या नाम इसका, हैंड कॉम्पैक्शन और मशीन कॉम्पैक्शन। हमें कौन सा यूज करना चाहिए? हमें कौन सा यूज करना चाहिए? हमें हैंड कॉम्पैक्शन यूज नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो बहुत ही स्मॉल जॉब के लिए। बड़े जॉब के लिए आप क्या यूज करो? ये यूज करो, क्या बोलते हैं इसको, मशीन कॉम्पैक्शन, और आई कैन से वाइब्रेशन, और आई कैन से वाइब्रेशन। सो नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट अबाउट डिस्कसिंग अबाउट द वाइब्रेशन। सो कॉम्पैक्शन करने के लिए सबसे पहला और बेस्ट वाइब्रेटर है नीडल वाइब्रेटर। अब क्या यूज करो? ये यूज करो, क्या बोलते हैं इसको, machine compaction, or I can say vibration, or I can say vibration. So now we are going to start about discussing about the vibration. So compaction करने के लिए सबसे पहला और बेस्ट वाइब्रेटर है नीडल वाइब्रेटर। सबसे बेस्ट वाइब्रेटर है क्या? नीडल वाइब्रेटर। सबसे बेस्ट वाइब्रेटर क्या है? नीडल वाइब्रेटर। अब ये जो नीडल वाइब्रेटर है, इसके दो नाम और हैं, इसके दो नाम और हैं, ध्यान से देखिएगा।
इसके दो नाम और है, एक तो है इसका नाम अपना इमर्जन वाइब्रेटर, इमर्जन वाइब्रेटर, और दूसरा नाम है इसका इंटरनल वाइब्रेटर। दूसरा नाम है इसका क्या, इंटरनल वाइब्रेटर। मतलब क्योंकि ये नीडल अंदर घुस के वाइब्रेट करके आती है, कंक्रीट के अंदर जाके, इट इज गोइंग टू बी इंसर्टेड इनटू द कंक्रीट एंड गोइंग टू वाइब्रेट, दैट्स व्हाई इट इज नोन एज इमर्जन और इंटरनल वाइब्रेटर। इट इज नोन एज इमर्जन और इंटरनल वाइब्रेटर। इसको हम इमर्जन या इंटरनल वाइब्रेटर बोलते हैं। पंपेबल कंक्रीट समझ नहीं आया? अरे वो कंक्रीट जिसको पंप किया जा सकते, पंपेबल, पंप प्लस एबल, पंप करने के योग्य। अब जो पंप हो सकती है, अगर वाटर सीमेंट रेशियो ज्यादा हुआ पानी बाहर निकल के आ जाएगा, और कम हुआ तो अंदर चल ही नहीं पाएगी, क्योंकि पाइप ऑलरेडी आपकी एनर्जी खा जाता है। जो इसकी नीडल होती है, जो इसकी नीडल होती है उसी को हम क्या बोलते हैं, पोकर बोलते हैं। जो नीडल का डायमीटर है वो 40 से 100 mm के आसपास होता है। नीडल की जो लेंथ है वो 700 से 1000 mm तक होती है। नीडल का जो इंक्लिनेशन एंगल है ड्यूरिंग द इंसर्शन, इंक्लिनेशन एंगल 10 डिग्री ज्यादा नहीं होना चाहिए। मतलब आपको इसको बिल्कुल ऐसे खड़ा करके डालना है। अगर थोड़ा भी टेढ़ा हुआ, 10 डिग्री ज्यादा टेढ़ा हुआ, इसकी इफेक्टिवनेस ड्रॉप हो जाती है, इसकी इफेक्टिवनेस ड्रॉप हो जाती है। अब जो टाइम है वो है, टाइम है जो है 30 सेकंड से लेके 2 मिनट, 30 सेकंड से लेके, इट वेरीज फ्रॉम 30 सेकंड टू 2 मिनट। मतलब कि एक जगह पे इंसर्ट करने के बाद 30 सेकंड से लेके 2 मिनट तक आपको इसको वाइब्रेट करना है। अगर बहुत वर्केबल कंक्रीट है, ऑलरेडी उसके अंदर इंटरनल एनर्जी है, तो आपको ज्यादा वाइब्रेशन की जरूरत नहीं है, आप 30 सेकंड वाइब्रेट करके निकल जाओ। और अगर बहुत ही कम वर्केबल कंक्रीट है तो आपको वाइब्रेशन डालने की जरूरत है। 2 मिनट तक कंटिन्यूस वाइब्रेट करते रहो, 2 मिनट तक कंटिन्यूसली वाइब्रेट करते रहिए, ठीक है। उसके अलावा टाइम हो गया, कितना आरपीएम है, 3000 से 4000 आरपीएम के आसपास ये धुसता है, आरपीएम के आसपास धुसता है। कितनी स्पेसिंग में हम इसको डालें, कितनी स्पेसिंग में डालें, शुड नॉट बी लेस देन 600 mm और 8 to 10 टाइम्स ऑफ डाई ऑफ पोकर। जितना डायमीटर का पोकर है उसका या तो 10 गुना स्पेसिंग होनी चाहिए। मतलब कि ये पूरा कंक्रीट का मेरा बीम है, एक जगह मैंने यहाँ पे नीडल डाली, अब इसके बाद आगे कितने डिस्टेंस पे डालूं, तो या तो 2-2 फीट के डिस्टेंस पे डालते रहिए चुपचाप बिना कुछ सोचो समझे, या 10 टाइम्स ऑफ डायमीटर ऑफ पोकर। मतलब कि जैसे अगर 40 mm का डायमीटर है तो आपके पास 2 ऑप्शन है, या तो 400 mm के डिस्टेंस पे डाल दीजिए या 600 mm के डिस्टेंस पे डाल दीजिए। तो अब हम किस में डालेंगे, 400 mm वाली पे। तो इन दोनों में से जो मिनिमम हो, विचएवर मिनिमम। इसका बस एक प्रॉब्लम है, ये चोक कर जाता है। डिसएडवांटेज क्या है, डिसएडवांटेज क्या है, ये चोक कर जाता है। ये क्योंकि सीमेंट बेस के अंदर घुस के काम कर रहा है तो देयर इज अ हैवी चांस ऑफ गेटिंग चोक, इसलिए चोक करने के ज्यादा चांसेस रखता है, हैवी चांसेस ऑफ गेटिंग व्हाट, चोक्ड, ठीक है। अब और कौन से वाइब्रेटर है, अब ये वाला वाइब्रेटर आपका बीम में काम आ गया, बीम में काम आ गया। अब ये चीज कॉलम में नहीं काम आ सकती, इट इज नॉट यूजफुल इन कॉलम। व्हाई इट इज नॉट यूजफुल इन कॉलम, बिकॉज इन कॉलम इट्स अ वर्टिकल मेंबर, यू कैन नॉट इंसर्ट द नीडल अप टू द डेप्थ ऑफ द कॉलम। तो वहां पे हम लेके आते हैं फॉर्म वाइब्रेटर, वहां पे हम लेके आते हैं फॉर्म वाइब्रेटर। नाम में लिखा है सब कुछ, फॉर्म वाइब्रेटर। फॉर्म वाइब्रेटर का मतलब क्या हुआ, ऐसे वाइब्रेटर जो फॉर्मवर्क पे लगाए जाए। इसका मतलब बहुत ही ज्यादा पावर लगेगी एक तो, और फॉर्मवर्क बहुत मजबूत होना चाहिए, क्योंकि बाहर से काम हो रहा है, इसलिए इसको हमने बोला क्या, एक्सटर्नल वाइब्रेटर। क्योंकि शटरिंग पे लग रहा है, इसलिए हमने इसको बोला क्या, शटर वाइब्रेटर। बिकॉज बाहर के भरोसे अंदर तक कॉम्पैक्शन हो रहा है, तो इसका असर ज्यादा होना चाहिए। 3000 to 9000 आरपीएम, 9000 आरपीएम। कहां तक इफेक्टिव है, इफेक्टिव अप टू 450 mm, अप टू 450 mm। मतलब 450 mm का अगर कॉलम है तब तक कोई बात नहीं, अगर उससे ज्यादा कॉलम है तो एक से ज्यादा भी लगाना पड़ सकता है, ठीक है, एक से ज्यादा भी लगाना पड़ सकता है। मोर पावर एंड स्ट्रॉन्ग फॉर्मवर्क रिक्वायर्ड, स्ट्रॉन्ग फॉर्मवर्क रिक्वायर्ड, स्ट्रॉन्ग फॉर्मवर्क रिक्वायर्ड। चलो इसका काम हो गया। अब बात करते हैं स्लैब की। अब स्लैब होता है मात्र 150 mm, ओनली 150 to 200 mm। अब उसमें ना तो नीडल इंसर्ट हो रही है, बिकॉज नीडल 1000 mm लंबी है, तो इतना सा पोर्शन नीडल का जा रहा है, नॉट दैट नीडल इज यूजफुल, एंड वाइब्रेशन फ्रॉम द फॉर्म इज आल्सो नॉट यूजफुल बिकॉज द थिन सेक्शन इज देयर। इन दैट केस वी रिक्वायर द सरफेस वाइब्रेटर। इन दैट केस वी रिक्वायर व्हाट, इन दैट केस वी रिक्वायर व्हाट, सरफेस वाइब्रेटर। उस केस में हमको क्या चाहिए,
सरफेस वाइब्रेटर, सरफेस वाइब्रेटर, नाम में क्या लिखा है सरफेस वाइब्रेटर के? व्हाट डू यू मीन बाय सरफेस वाइब्रेटर? क्या लिखा है नाम में? कि ऐसा वाइब्रेटर जो सरफेस पे लगा हो। ऐसा वाइब्रेटर जो सरफेस पे लगा हो। तीसरा है क्या? सरफेस वाइब्रेटर। इट इज अ वाइब्रेटर विच इज अप्लाइड ओवर द सरफेस। तो सुटेबल किसके लिए है? सुटेबल फॉर स्लैब, पेमेंट, फ्लोर एक्सेट्रा। ठीक है, इसको हम स्क्रीड बोर्ड वाइब्रेटर भी बोलते हैं। स्क्रीड बोर्ड वाइब्रेटर, ये जो हमने रेलवे स्टेशन पे या फिर एयरपोर्ट पे जो पोछा लगाने वाली मशीन होती है ना, आदमी ऊपर बैठा रहता है, नीचे से पोछा लगता रहता है, बिल्कुल वैसी दिखती है ये स्क्रीड वाइब्रेटर। इफेक्टिव अप टू 250 mm, इफेक्टिव अप टू 250 mm, मतलब कि 250 mm तक की अगर स्लैब है तो ये काफी इफेक्टिव है। इसके अलावा एक मेथड आता है सेंट्रीफ्यूगेशन। इसके अलावा एक मेथड आता है सेंट्रीफ्यूगेशन। वन मोर मेथड इज देयर, सेंट्रीफ्यूगेशन। सेंट्रीफ्यूगेशन या स्पिनिंग भी बोलते हैं इसको, स्पिनिंग, सेंट्रीफ्यूगेशन और स्पिनिंग। अब ये क्या काम आ रही है? ये काम आ रही है सुटेबल फॉर थिन सेक्शंस, थिन सेक्शन लाइक सीवर, पाइप, स्लीपर, कंक्रीट स्लीपर एक्सेट्रा एक्सेट्रा। इनके अलावा लैब मेथड्स है 2-3, जैसे कि जॉल्टिंग है या वाइब्रेटिंग टेबल है, या वाइब्रेटिंग टेबल है। तो वाइब्रेटिंग टेबल हमने कल वीबी कंसिस्टोमीटर टेस्ट में देखा था। देयर इज अ वाइब्रेटिंग टेबल ओवर विच यू आर पुटिंग ए सिलेंडर। जॉल्टिंग हमने फ्लो टेबल टेस्ट में देखा था, लेस इंटेंसिटी वाइब्रेशन होता है। अब इस सेंट्रीफ्यूगेशन क्या होता है? हमें पता है कि अगर किसी चीज को गोल गोल घुमाओगे, इफ यू रोटेट इन दिस वे, एनी एम मास रोटेट्स इन आर रेडियस विद वी स्पीड, तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स विल वर्क एट आउटसाइड। तो ड्यू टू द इफेक्ट ऑफ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स द एंटायर कंक्रीट इज गोइंग टू बी प्रेस और going to be compress. That is what the method. क्लियर है ये चीजें? ये पूरा का पूरा कॉम्पैक्शन एक ही स्लाइड में कवर कर दिया है, और जितने आपके की क्वेश्चंस हैं सारे इसमें कवर हो जाएंगे। Whatever the key questions you are having, all will get covered.
कॉलम है वो। जॉल्टिंग एक बार एक्सप्लेन कर देना, ऑलरेडी कर चुका हूं। मतलब होता है रिमूवल ऑफ एक्सेस। अगला क्या है? फिनिशिंग। फिनिशिंग भी 3 स्टेप में होती है, स्क्रीडिंग, फ्लोटिंग और ट्रैवलिंग। स्क्रीडिंग का मतलब होता है रिमूवल ऑफ एक्सेस, कंक्रीट फ्रॉम टॉप। फ्लोटिंग का मतलब होता है रिमूवल ऑफ इरेगुलरिटीज फ्रॉम टॉप सरफेस, फ्रॉम टॉप सरफेस बाय वुडन और स्टील फ्लोट। और ट्रैवलिंग का मतलब होता है मेकिंग एजेस एंड कॉर्नर शार्प विथ स्टील ट्रॉवल। अब ये चीज बहुत ही कॉमन है। आपने स्लम कोन भरा, मान लीजिए आपने स्लम कोन भरा, तो जो ऊपर तक एक्स्ट्रा कंक्रीट आके उसको रिमूव करना है, वो है स्क्रीडिंग। फिर जब ऊपर का सरफेस देखोगे तो वो भी एकदम आपको एकदम प्लेन चिकना नहीं मिलेगा, थोड़े बहुत उसमें इंग्रेडिएंट मिलेंगे, ऐसे थोड़े बहुत पत्थर बाहर आ रहे हैं, थोड़े फाइन इंग्रेडिएंट बाहर आ रहा है, उसको बोलेंगे हम क्या, उसको फ्लोटर से। आपने देखा होगा बहुत सारे मजदूरों को जो सुबह सुबह चलते हैं स्टील के लंबे लंबे फ्लोटर लेके गाड़ी पे, तो फ्लोटर है। और उसके बाद जो ट्रॉवल आती है, जो करनी जिसको हम बोलते हैं, स्टील की ट्रॉवल होती है शेप की, इस शेप की ट्रॉवल होती है, इस शेप की, ये शेप का ट्रॉवल होता है एकदम तीखा सा। वो क्या काम आता है? उस पूरे को एकदम फिनिशिंग करने के लिए, उसके एजेस को शार्प करने के लिए, ये फिनिशिंग है। ये काम आप हर रोज करते हो अपने डेली लाइफ में। हम लोग जब सबसे पहले मान लो कपड़े धो के लाए, पलंग पे पटक दिए सारे कपड़े, अब आपको 5वां नंबर शर्ट पहनना है, तो सारे आप एक्सेस ऑफ द कपड़े ऊपर से हटाओगे, 5वां नंबर शर्ट निकालोगे, ये हो गया स्क्रीडिंग।
अब उसको टेबल पे रखोगे, क्योंकि वो तो एकदम सिलवटों से भरा हुआ है, उसको टेबल पे रखोगे और अपने हाथ से ही उसको दबाने की कोशिश करोगे, जितने भी इरेगुलरिटीज उसको हटाने की कोशिश करोगे, वो हो गया क्या, फ्लोटिंग। हाथ से ही हम कर रहे हैं। फिर उसकी क्रीज बनाने के लिए, उसके कॉर्नर को शार्प बनाने के लिए हम यूज करते हैं क्या, आयरन। आयरन का शेप भी कैसा होता है, ट्रॉवल के जैसा ही होता है। अगला लिखिए क्यूरिंग। क्यूरिंग चलिए लिखिए, क्यूरिंग शुड बी डन, क्यूरिंग शुड बी डन curing should be done curing should be done in order to regulate the hydration, in order to regulate the hydration. Curing should be done in order to regulate the hydration. Curing should be done in order to regulate the hydration. Curing should be done in order to regulate the hydration. देखो अब क्यूरिंग, अच्छा नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, इट शुड बी डन एटलीस्ट फॉर, इट शुड बी डन एटलीस्ट फॉर 3 weeks. It should be done at least for 3 weeks. Not less than 10 days. Not less than 10 days.
but not less than 10 days in any case. Next point. Next point. चलो अब देखो नेक्स्ट पॉइंट क्या लिखना है, इसी में लिख सकते हैं। क्यूरिंग तीन तरीके से करते हैं, देखो बहुत ही जबरदस्त तीन मेथड है। पहला मेथड है वाटर क्यूरिंग, पहला मेथड है वाटर क्यूरिंग। बड़े गंदा सा कलर आ गया ये तो। वाटर क्यूरिंग में आप क्या कर रहे हो? वाटर क्यूरिंग मतलब आप पानी मार रहे हो। आपको तीन तरीके से वाटर क्यूरिंग की जा सकती है। देयर आर थ्री मेथड्स बाय व्हिच यू कैन डू द वाटर क्यूरिंग। फर्स्ट ऑफ ऑल स्प्रिंकलिंग द वाटर, फर्स्ट ऑफ ऑल स्प्रिंकलिंग द वाटर, एक तो पानी को फवारा मार के, दूसरा स्प्रिंकलिंग द वाटर, दूसरा हो गया आपका पॉन्डिंग, और तीसरा हो गया आपका एप्लीकेशन ऑफ वेट गनी बैग, एप्लीकेशन ऑफ वेट गनी बैग्स। ये तीन तरीके हैं पानी से क्यूरिंग करने के। अब आप कर क्या रहे हो यहाँ पे? व्हाट कॉन्सेप्ट यू आर यूजिंग? कॉन्सेप्ट यू आर यूजिंग इज कि जैसे हमने कॉलम बना दिया, अब कॉलम से मान लो पानी इवोपरेट हो रहा है, तो हम उसको इवोपरेट हुआ पानी वापस पिला रहे हैं, तो हम उसके लॉस ऑफ वाटर को कंपनसेट कर रहे हैं। सो व्हाट वी आर डूइंग, वी आर कंपनसेटिंग लॉस ऑफ वाटर which occurs due to evaporation। जो इवोपरेशन की वजह से आया उसको हम कर रहे हैं, तो ये तो हुआ क्यूरिंग का पहला मेथड। अब दूसरा कॉन्सेप्ट ऑफ क्यूरिंग देखना, दूसरा कॉन्सेप्ट ऑफ क्यूरिंग है मेम्ब्रेन क्यूरिंग। दूसरा कॉन्सेप्ट ऑफ क्यूरिंग है मेम्ब्रेन क्यूरिंग। मेम्ब्रेन क्यूरिंग में हम क्या कर रहे हैं? हम ऊपर एक लेयर लगा दे रहे हैं ताकि पानी की इवोपरेशन का प्रॉब्लम ही खत्म हो जाए। जैसे आप मोबाइल पे स्क्रीन गार्ड लगाते हो वैसे। तो क्या कर रहे हैं हम? रिड्यूस रेट ऑफ इवोपरेशन। रेट ऑफ इवोपरेशन किस किस चीज की मेम्ब्रेन लग सकती है? हम लिंसीड ऑयल की मेम्ब्रेन लगा सकते हैं, हम लोग लिंसीड ऑयल के अलावा क्लोरीनेटेड रबर की मेम्ब्रेन लगा सकते हैं। हम इसके अलावा मेम्ब्रेन लगा सकते हैं विटामिन की, हम लगा सकते हैं वैक्स की मेम्ब्रेन लगा सकते हैं, हम लोग सोडियम सिलिकेट की मेम्ब्रेन लगा सकते हैं, हम लोग एक्रिलेट की मेम्ब्रेन लगा सकते हैं, तो हम इतनी सारी मेम्ब्रेन, इनमें से कोई भी एक मेम्ब्रेन यूज कर सकते हैं। मेम्ब्रेन यूज करने से क्या होगा? पानी उड़ेगा ही नहीं, तो ये काम करना ही नहीं पड़ेगा। अब इन दोनों का बाप, अब हम एक नए मेथड में आ रहे हैं जिसका नाम है क्या? स्टीम क्यूरिंग। ये अलग ही दुनिया है। ये आपका काम पहले ही दिन खत्म करने में लगी है। बोला कहां पानी मारने में लगे हो, कहां इतना लंबा लेमिनेशन करने में लगे हो, आज ही काम खत्म करवाओ। ये इतना तेज टेम्परेचर कर देगी ड्यूरिंग द हाइड्रेशन कि आपका रेट ऑफ हाइड्रेशन क्या कर जाएगा? इंप्रूव कर जाएगा। आपका रेट ऑफ हाइड्रेशन क्या कर जाएगा? बहुत ही भयंकर तरीके से इंप्रूव कर जाएगा। अब क्योंकि आपका रेट ऑफ हाइड्रेशन इंप्रूव कर जाएगा, सुनना ध्यान से, क्योंकि आपका रेट ऑफ हाइड्रेशन इंप्रूव कर जाएगा, यू विल गेट द स्ट्रेंथ व्हाटएवर यू वांट इन 28 डेज विद इन द 1 डे ओनली। अब इसके दो तरीके हैं, एक तो लो प्रेशर स्टीम क्यूरिंग होती है, लो प्रेशर स्टीम क्यूरिंग हो सकती है, एक हो सकती है हाई प्रेशर स्टीम क्यूरिंग। हाई प्रेशर स्टीम क्यूरिंग नाम में लग रहा है आपको सारी बातें कि एक तो बहुत तेज है और एक धीरे है। कितना तेज कितना धीरे? इसमें हम टेम्परेचर को 90 डिग्री सेल्सियस लेके जाते हैं, टेम्परेचर को 90 डिग्री सेल्सियस लेके जाते हैं एट द रेट ऑफ 10 to 20 डिग्री सेल्सियस पर आवर। हर एक घंटे में आधा मतलब 10-10 डिग्री बढ़ा के 90 डिग्री तक पहुंच जाते हैं। इससे रिजल्ट क्या आता है? 28th डे स्ट्रेंथ, 28th डे स्ट्रेंथ विद इन 48 आवर्स, विद इन 2 to 3 डेज लिख लो,
विद इन 2 to 3 दिन, 2-3 दिन में आपका सारा स्ट्रेंथ आ जाएगा। धीरे धीरे आपने टेम्परेचर बढ़ाया, और यहाँ तो टेम्परेचर हम 185 डिग्री सेल्सियस कर देते हैं विद इन 3 आवर्स, विद इन 3 आवर। अब आप सोचोगे इतना तेज अगर आपने टेम्परेचर कर दिया, 3 घंटे में काम खत्म, 3 घंटे में मतलब आपका ये टेम्परेचर बढ़ा दिया, तो 28th डे स्ट्रेंथ आ जाएगी आपको 6 से 8 आवर्स में। 28 जैसे 6 से 8 घंटे में खत्म, मतलब आपकी क्लास खत्म हुई, आपका कंक्रीट रेडी है। क्लास खत्म होने से पहले कंक्रीट रेडी है। लेकिन जब इतना हाई प्रेशर क्यूरिंग होता है, या कभी भी स्टीम क्यूरिंग होता है, जब आप इतना कोई के आग लगाओगे, आज के आज ही आपको बीएमसी खत्म करना है, तो सर की नस तो फटेगी, सुबह से शाम तक बीएमसी पढ़ना पड़ेगा। इसका मतलब स्टीम क्यूरिंग से शेयर स्ट्रेंथ और बॉन्ड स्ट्रेंथ थोड़ी सी लॉस हो जाती है, लॉस कर जाती है, लॉस कर जाती है, लॉस कर जाती है। अगर आपने स्टीम क्यूरिंग के बाद, सुनो ध्यान से, बहुत ही जबरदस्त चीज लिखना जा रहा हूं, अगर आपने स्टीम क्यूरिंग के बाद आपने पानी भी पिला दिया, अगर आपने स्टीम क्यूरिंग के बाद पानी पिला दिया, स्टीम क्यूरिंग प्लस 7 डे वाटर क्यूरिंग, प्लस 7 डे वाटर क्यूरिंग विल इंक्रीज द स्ट्रेंथ, विल इंक्रीज द स्ट्रेंथ, विल इंक्रीज द स्ट्रेंथ। मतलब हमने स्टीम क्यूरिंग करवा के, मतलब हमने स्टीम क्यूरिंग करवा के, सुनना ध्यान से, हमने स्टीम क्यूरिंग करवा के आज के आज ही C3S का काम खत्म करवा दिया। C3S का काम खत्म हो गया। अब जो भी पानी मिल रहा है किसको मिल रहा है? C2S को मिल रहा है। अब जो C2S को मिल रहा है तो वो तो अपनी स्ट्रेंथ देगा, उसकी वजह से C2S बनेगा, वो बढ़ेगा। उसके अलावा आपके पास 2 मेथड और है जो हमको पढ़ने नहीं है, नाम लिखने बस, इंफ्रारेड क्यूरिंग और एक है इलेक्ट्रिक क्यूरिंग, इलेक्ट्रिक क्यूरिंग। Now you write down special type of concrete, special type of concrete, special type of concrete, special type of concrete। पहला लिखिए रेडी मिक्स कंक्रीट, पहला लिखिए रेडी मिक्स कंक्रीट। रेडी मिक्स कंक्रीट मतलब क्या हुआ? रेडीमेड कंक्रीट जो आप बाहर से बन के आ रही है, जिसका ये क्या बोलते हैं, क्वालिटी कंट्रोल क्या है, बहुत ही हाई है। तो भले आप M10 बना रहे हो, एक तो M10 घर पे बनता है और एक M10 आप बाहर से बनाते हो, तो उसकी M10 की क्वालिटी बाहर से बन के आने वाली क्या होगी? ज्यादा अच्छी होगी। द M10 which you have prepared from the ready mix plant, RMC plant, will be much better because of the quality control, because of the quality control. So definitely it will be expensive as well. Second term is green concrete. Green concrete means the concrete which is prepared by using what? Pozzolanic material. Pozzolanic material. तो इसका की पॉइंट क्या है? इसका की पॉइंट है हाई क्वालिटी कंट्रोल। इसका की पॉइंट क्या है? हाई क्वालिटी कंट्रोल, हाई क्वालिटी कंट्रोल। और इसका की पॉइंट क्या है? इसका की पॉइंट क्या है? बाय यूजिंग pozzolanic material. We have seen how the pozzolanic material helping you to make green. Key material is ये हो गया। थर्ड आ गया आपके पास हाई स्ट्रेंथ कंक्रीट, हाई स्ट्रेंथ कंक्रीट। अब हाई स्ट्रेंथ लाने के लिए क्या क्या करना पड़ सकता है? Whatever you want to do for high strength, everything you can do. First of all, वाटर सीमेंट रेशियो क्या होना चाहिए? कम से कम होना चाहिए, क्योंकि ज्यादा होता है तो स्ट्रेंथ क्या करती है? लॉस करती है। सेकेंड, mix proportion should be better, well graded angular aggregate we should use, angular force aggregate we should use, high proportion of fine aggregate we should use, high proportion of fine aggregate we should use. Everything we have written somewhere, सब कुछ आपने कर रखा है, इसलिए मैं डायरेक्ट लिखा रहा हूँ। देखो, वाटर सीमेंट रेशियो कम होने से स्ट्रेंथ अच्छी आती है, मिक्स प्रोपोर्शन अच्छा होना चाहिए, मतलब कि मिक्सिंग टाइम कंट्रोल में होना चाहिए, आपका डिजाइन मिक्स होना चाहिए, मिक्स प्रोपोर्शन शुड बी बेटर। क्यों? बिकॉज डिजाइन मिक्स मस्ट बी देयर। अगर आप, मैं तो बोलता हूँ M10 भी बना रहे हो तब भी डिजाइन करोगे तो ज्यादा अच्छा है। अगर आप नॉमिनल मिक्स लोगे, सर रुकिए, देखो यही बात है ना, मैंने पूछा नोटेड तो किसी ने बोला कि हाँ सर नोटेड, जब पहले क्यों नहीं बोलते हो यार? अब रुक जाओ, मुझे ये इतना सा लिखने दो, उसके बाद लिख लेना।
ठीक है। वेल ग्रेडेड एंगुलर कोर्स एग्रीगेट होने चाहिए, क्यों? क्योंकि वेल ग्रेडेड एग्रीगेट हमेशा क्या करते हैं? स्ट्रेंथ बढ़ाते हैं। एंगुलर कोर्स एग्रीगेट क्या करते हैं? हमेशा स्ट्रेंथ बढ़ाते हैं। फिर प्रपोर्शन ऑफ फाइन एग्रीगेट ज्यादा होना चाहिए, ये भी हमने कल देखा है, एग्रीगेट अफेक्टिंग में देखा है कि प्रपोर्शन ऑफ अगर फाइन एग्रीगेट ज्यादा हुआ, इफ द प्रपोर्शन ऑफ फाइन एग्रीगेट इज मोर, योर स्ट्रेंथ इज मोर। इसीलिए हमने कहा था कि फाइननेस मॉडुलस मस्ट बी लेसर सो दैट फाइन एग्रीगेट प्रपोर्शन मस्ट बी हाई सो दैट मैक्सिमम साइज ऑफ एग्रीगेट मस्ट बी मिनिमम। तो इसी चीज को लिखने का एक और तरीका है। इसका मतलब एम से क्या होना चाहिए? मिनिमम होना चाहिए। उसके बाद प्रॉपरली कॉम्पैक्टेड एंड क्योर्ड। कॉम्पैक्शन बहुत प्रॉपर होनी चाहिए, बिकॉज अगर आपने कॉम्पैक्शन प्रॉपर नहीं की तो सब बर्बाद है। कितना भी अच्छा कर लो, फिर इफ यू आर नॉट डूइंग कॉम्पैक्शन, इट मींस यू आर रिमेनिंग विद द एंट्रैप्टेड एयर वॉइड्स, एवरीथिंग विल बी गॉन, एवरीथिंग विल बी गॉन। एक आती है हाई परफॉर्मेंस कंक्रीट, एक आती है क्या? हाई परफॉर्मेंस कंक्रीट, हाई परफॉर्मेंस कंक्रीट। एक आती है क्या? हाई परफॉर्मेंस कंक्रीट। नाउ व्हाट इज दिस हाई परफॉर्मेंस कंक्रीट? What is this high performance concrete? इस बार परफॉर्मेंस अच्छी करनी है। कंक्रीट की परफॉर्मेंस का मतलब क्या होता है? कंक्रीट की वर्केबिलिटी और उसकी ड्यूरेबिलिटी। क्योंकि परफॉर्मेंस का मतलब देखो, स्ट्रेंथ होती है एक अलग बात, परफॉर्मेंस होती है अलग बात। स्ट्रेंथ है विराट कोहली की बैटिंग करना, लेकिन परफॉर्मर बनता है जब वो ओवरऑल मैच में वर्केबल रहता है और वो हमेशा उस वर्केबिलिटी को कायम रखता है। जैसे आज अगर कोई बॉलर भी आके 50 मार के या फिर 6 मार के जिता देगा तो फॉर दैट डे ही विल बी हीरो, बट ही विल नॉट रिमेन हीरो इन दैट बैटिंग जोन। आप उसके ऊपर ब्लाइंड बिलीव हमेशा नहीं कर सकते। टू बिकम ए परफॉर्मर यू हैव टू वर्केबल ऑल द मैचेस। ऑल द मैचेस मतलब ड्यूरेबल, हमेशा वैसा ही। तो ड्यूरेबिलिटी की चाहिए, एक तो ड्यूरेबिलिटी चाहिए और दूसरा क्या चाहिए आपको? एक तो ड्यूरेबिलिटी चाहिए और दूसरा क्या चाहिए? वर्केबिलिटी चाहिए। तो क्या करें? ड्यूरेबिलिटी और वर्केबिलिटी दोनों चाहिए, मतलब क्या करें? यूज एडमिक्सचर्स, यूज एडमिक्सचर, एडमिक्सचर, ठीक है। यूज एडमिक्सचर, यूज वेल ग्रेडेड एग्रीगेट, वेल ग्रेडेड एग्रीगेट विद डिजाइन मिक्स, डिजाइन मिक्स मतलब कि प्रॉपर प्रोपोर्शन, ठीक है। यूज एडमिक्सचर, यूज पोजोलोनिक मटेरियल, यूज पोजोलोनिक मटेरियल। Why pozzolanic material? Because they will make you what? Durable. They will not leach out the Portland and they will make you what? Durable. And also they reduce the rate of hydration, so workable भी बनाएगा, workable भी बनाएगा, है कि नहीं? उसके अलावा to get the workability again proper compaction, because अगर कल ही हमने देखा है, yesterday only we have seen, अगर आपने proper compaction नहीं की तो durability हमेशा के लिए सत्यानाश हो जाएगी, durability हमेशा के लिए सत्यानाश हो जाएगी। Strength is one of the way of performance. अब जो मैं कंक्रीट बनाने जा रहा हूं, अब उस कंक्रीट का नाम सुनना और बताना मुझे उसमें आपको क्या क्या रिक्वायरमेंट है। कंक्रीट का नाम है
सेल्फ कॉम्पैक्टेड कंक्रीट। कंक्रीट का नाम है सेल्फ कॉम्पैक्टेड कंक्रीट। ऐसी कंक्रीट जो खुद ही क्या हो जाए, सेल्फ कॉम्पैक्शन हो जाए। सेल्फ कॉम्पैक्शन का मतलब है कि कंक्रीट के पास इतनी ज्यादा इंटरनल एनर्जी होनी चाहिए ना कि खुद ही कंक्रीट अपने उसको डिग्री ऑफ कॉम्पैक्टनेस को क्या कर ले, अचीव कर ले। दैट मच ऑफ द कॉम्पैक्शन इज रिक्वायर्ड, दैट मच ऑफ द एनर्जी इज रिक्वायर्ड। इसका मतलब मुझे एक ही चीज चाहिए क्या, ओनली आई नीड वन थिंग, दैट इज व्हाट, वर्केबिलिटी। That is what workability. Anyhow, whoever want to come and can increase my workability, that will help me to become self-workable, self-compaction. इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब मैं क्या करूंगा, इसमें सुपर प्लासेस डालूंगा हाईएस्ट लिमिट तक। I will add super placer up to the highest limit, जितना पॉसिबल हो सकता है, जितना मेरे में दम है पूरा सुपर प्लासर मैं इसमें डाल दूंगा। मतलब कि 1.5% जितना ही दम है, उससे ज्यादा तो डाल नहीं सकते। अब सुपर प्लासर डालने से होगा क्या, सुपर प्लासर डालने से होगा क्या, आपकी वर्केबिलिटी एक्सेस इंक्रीज कर जाएगी। और सुपर प्लासर भी कौन सा, वो पीसीई वाला जो सबसे ज्यादा खतरनाक होता है, पॉलीएथर एस्टर। ठीक है, अब जैसे आपने सुपर प्लासर डाला, आपको पता है, यू नो दिस, दैट सुपर प्लासर इटसेल्फ इज अ हाई वाटर रिड्यूसर। तो जैसे ही आपने सुपर प्लासर डाला तो वाटर सीमेंट रेशियो अपने आप ही क्या कर जाएगी, ड्रॉप कर जाएगी। वाटर सीमेंट रेशियो अपने आप ही क्या कर जाएगी, ड्रॉप कर जाएगी। इट विल ऑटोमेटिकली व्हाट, ड्रॉप, ऑटोमेटिकली इट विल ड्रॉप। Why it will drop automatically? क्यों? क्योंकि बहुत हाई वाटर रिड्यूसर है। Now this super placer is giving you the workability of water cement ratio 0.7 by having the water cement ratio 0.4. 0.4 पानी डालने पे भी 0.7 का मजा दे रहा है। इसका मतलब से वाटर सीमेंट रेशियो रिड्यूस करवा दिया। अगर वाटर सीमेंट रेशियो रिड्यूस करवा दिया, ऑटोमेटिकली क्या हुआ, स्ट्रेंथ बढ़ गई। अगर पानी ही नहीं है तो ब्लीडिंग के चांस क्या कर गए, कम कर गए। अगर पानी ही एक्सिस में नहीं है तो हनीकॉम्बिंग के चांस क्या कर गए, कम कर गए। अगर पानी ही एक्सिस में नहीं है तो लेटेनेंस के चांस कम कर गए और सेग्रीगेशन के चांस कम कर गए। इतने सारे जो पानी की वजह से हो सकते थे, एक्सिस पानी की वजह से जो प्रॉब्लम हो सकती थी, सारी रिड्यूस कर गई, बिकॉज एक्सिस वाटर ही नहीं है। ठीक है, मुझे तो वर्केबिलिटी बढ़ानी है, कुछ भी कर लो, वर्केबिलिटी बढ़ाना है। वट एवर यू वांट टू डू, इंक्रीज माय वर्केबिलिटी। सो आई विल रिप्लेस certain amount of cement, I will replace certain amounts of cement with pozzolanic material, oh my god, जैसे ही आपने फ्लाई ऐश या पोज़ोलैनिक मटेरियल डाला, स्पेशली फ्लाई ऐश डालते हैं, स्पेशली व्हाट, फ्लाई ऐश। जैसे आपने डाला, आपको दो चीजें मिली। फर्स्ट ऑफ ऑल आपका रेट ऑफ हाइड्रेशन क्या हुआ, कम हुआ, मतलब कि वर्केबिलिटी क्या कर गई, इंक्रीज कर गई। वर्केबिलिटी इंक्रीज कर गई, स्ट्रेंथ इंप्रूव कर गई, और तो और ड्यूरेबिलिटी क्या कर गई, बढ़ गई। क्योंकि पीपीसी का काम ही क्या है, ड्यूरेबल बनाना। और तो और आपको याद होगा, बाय यूजिंग पीपीसी, इफ यू यूज पीपीसी, वाटर रिक्वायरमेंट रिड्यूसेस मोर। लो भाई, और वाटर रिक्वायरमेंट रिड्यूस कर गई बिकॉज ऑफ दिस पीपीसी। ब्लीडिंग रिड्यूसेस, लो हो गया। कोहेजन बढ़ जाएगा, कोहेजन विल इंक्रीज। अब कोहेजन बढ़ गया तो सेग्रीगेशन अपने आप ही और क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। लो भाई, और मजा आया। उसके अलावा बिकॉज आई डू नॉट वांट टू स्टॉप दिस एनीवेयर इन द फ्लो, क्योंकि सेल्फ कॉम्पैक्टेड है, मुझे तो हाथ भी नहीं लगाना। इट मींस आई विल यूज मैक्सिमम प्रोपोर्शन ऑफ व्हाट, फाइन एग्रीगेट। बिकॉज अगर मैं कोर्स एग्रीगेट ज्यादा यूज कर लिया या मैंने एमएसए बड़ा यूज कर लिया, रिमेंबर दैट एग्जांपल कि एवरेज बुड्ढे जो इस रूम में है, मैंने बोल दिया सब बुड्ढे लोग हैं, इसका तो आप क्या सोचोगे, 55 mm के ऊपर के साइज के, 55 के ऊपर की एज के। तो इफ आई इंक्रीज द एमएसए, इट्स अ हैवी चांस दैट इट विल स्टक बिटवीन द रेनफोर्समेंट। बड़ा पार्टिकल चूज होगा तो वो कहीं ना कहीं ब्लॉक करेगा फ्लो को, और ब्लॉक करती है अपना ये वर्केबिलिटी वाला कॉन्सेप्ट खत्म। इसलिए मैं मैक्सिमम साइज ऑफ एग्रीगेट क्या लाऊंगा, छोटा लाऊंगा। अब मैक्सिमम साइज ऑफ एग्रीगेट छोटा आया, मतलब मैंने बोला कि मैक्सिमम उम्र इस रूम में पाए जाने वाले बच्चों की 12 साल है। आप अपने आप क्या बोलोगे, सर बच्चे ही बच्चे हैं। इसका मतलब फाइन एग्रीगेट का प्रोपोर्शन क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। तो मुझे एमएसए कम यूज करना है, मतलब कि फाइन एग्रीगेट प्रपोर्शन क्या यूज करना है, ज्यादा यूज करना है। अब जैसे आपने फाइन एग्रीगेट प्रपोर्शन ज्यादा यूज किया, स्ट्रेंथ बढ़ गई और ब्लॉकेज के चांस अपने आप क्या हो गए, कम हो गए। तो कोई रास्ते में रोकने वाला नहीं है, स्ट्रेंथ बढ़ गई, ब्लॉकेज के चांस कम हो गए। और तो और फाइन प्रपोर्शन ज्यादा यूज करने से यूनिफॉर्मिटी भी बढ़ गई, तो फिर से सेग्रीगेशन के चांस क्या हो गए, कम हो गए।
फिर से सेग्रीगेशन चांस क्या हो गए, कम हो गए। सोचो इतनी ज्यादा क्वालिटी है, इतनी ज्यादा क्वालिटी है किसमें, इसी सीमेंट में। इस एक कंक्रीट में लाखों टाइप की क्वालिटी है। समझ में आया? तो ये बताओ कि जब इतनी शानदार सीमेंट है, इतनी शानदार सीमेंट है, तो क्या ये हाई परफॉर्मेंस है? अरे परफॉर्मेंस की तो बात ही मत करो, देखो किसी तरह का कोई फेलियर नहीं है इसमें। ये देखो ड्यूरेबिलिटी, परफॉर्मेंस की तो बात ही मत करो। क्या स्ट्रेंथ हाई है? ये लो स्ट्रेंथ, स्ट्रेंथ ऑटोमेटिकली हाई हुई भी पड़ी है। क्या ये ग्रीन कंक्रीट है? हाँ बिल्कुल है ना, हमने पीपीसी डाला है तो ग्रीन कंक्रीट है। तो जब इतनी अच्छी कंक्रीट है तो किसी के भी हाथ में दे दोगे क्या बनाने के लिए? It has to be what? Ready mix. It has to be what? Ready mix. So what I can say is self-compacted concrete. Self-compacted concrete is a high strength, comma high performer. Ready mix green concrete. Ready mix green concrete prepared by lower water powder ratio, prepared by lower water powder ratio मतलब water cement ratio, and high powder content, and high powder content. powder content क्या है? ज्यादा है। पाउडर कंटेंट क्या है? ज्यादा है। हाँ बिल्कुल सही बात है, कॉस्ट ज्यादा है। तो यार कॉस्ट अगर ज्यादा है तो फायदा भी तो कितना मिल रहा है। अब इतने फायदे के सामने अगर आप पैसा दे भी रहे हो तो वर्थ है ना, वर्थ है ना। आपने भी तो मेडिसिन में एडमिशन लिया ना एसएससी की प्रिपरेशन के लिए, कुछ तो सोच के लिया होगा। It should impart, it should be able to impart फिलिंग एबिलिटी, मतलब हर जगह जाके फिल हो जाए। पासिंग एबिलिटी एंड सेग्रीगेशन रेजिस्टेंस, एंड सेग्रीगेशन रेजिस्टेंस। आप
there was some urgent call on for what? चलो अगला कंक्रीट देखते हैं. नेक्स्ट कंक्रीट इज रोलर कॉम्पैक्टेड कंक्रीट. रोलर कॉम्पैक्टेड कंक्रीट. Right now, it is the low slump concrete. It is the low slump concrete. It is the low slump concrete. Compacted by. It is the low slump concrete compacted by. Compacted by using rollers. Low slump concrete compacted by using rollers. Use at dams or pavement. 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 Dams or pavement. Check. This concrete should be tested for slump. This concrete should be tested for slump in VB consistometer test. This concrete should be tested for slump in VB consistometer test. Should be tested for slump in VB consistometer test. VB consistometer test. अब ये बताओ, नाम से ही सब कुछ पता चल रहा है. नाम से ही सब कुछ पता चल रहा है. By the name itself it is telling you that roller compacted. It means इसको कॉम्पैक्ट होना है रोलर के साथ. It means इसको कॉम्पैक्ट किसके साथ होना है? रोलर के साथ होना है. अब जिसमें आप रोलर चलाने वाले हो, एक बार इमेजिन करके देखो, जिसमें आप रोलर चलाने वाले हो तो उसको इंटरनल एनर्जी की क्या जरूरत है? उसको इंटरनल एनर्जी की क्या जरूरत है? इफ यू वांट टू ड्रॉ इट बाय रोलर देन व्हाट यू रिक्वायर इन द इंटरनल एनर्जी. फिर इंटरनल एनर्जी जरूरत ही नहीं. अगर इंटरनल एनर्जी की जरूरत ही नहीं है, अगर इंटरनल एनर्जी की जरूरत ही नहीं है, इफ इंटरनल एनर्जी इज नॉट रिक्वायर्ड, इट मींस वी डू नॉट वांट स्लंप. और अगर आपको स्लंप नहीं चाहिए तो लो स्लंप कंक्रीट तो हुआ. ये इसका मतलब क्या हुआ? लो स्लंप कंक्रीट तो हुआ. इसका मतलब क्या हुआ? लो स्लम कंक्रीट तो हुआ. आई बात समझ में? अगला लिखिए. अगला लिखिए पॉलीमर कंक्रीट. पॉलीमर कंक्रीट. पॉलीमर कंक्रीट.
polymer concrete. In order to increase the acid resistance, in order to increase the acid resistance, in order to increase the acid resistance, following polymers are added. Following polymers are added. Following polymers are added, which will also reduce the porosity of concrete, which will also reduce the porosity of concrete, which will also reduce the porosity of concrete. एग्जाम्पल लिख लो पॉलीमर के, एग्जाम्पल लिख लो पॉलीमर के, स्टाइरीन, स्टाइरीन, उसके अलावा क्या बोलते हैं इसको, फर्नेस, पॉलिस्टर, अपॉक्सी स्टाइरीन, अपॉक्सी स्टाइरीन, उसके अलावा फर्नेस हो गया, अपॉक्सी स्टाइरीन हो गया, उसके अलावा 2-3 और लिख लो, वेनाइल्डिन क्लोराइड, वेलैंडीन क्लोराइड, VYLIEDNE, वेलैंडीन क्लोराइड, एपॉक्सी स्टाइरीन, नाइट्रो, क्या था वो, नाइट्रो एक्सेलरेट, इसका नाम भूल गया, लेट मी चेक दैट नेम. There are some of the example. Acrylonitrate, nitroni, acrylonitrite, एक्रिलोनाइट्राइट एक्सेट्रा, ये सब पॉलीमर कंक्रीट है, ये सब पॉलीमर कंक्रीट है. इसके बाद आता है एक बैक्टीरियल कंक्रीट. बैक्टीरियल कंक्रीट वो कैसे बनता है, हम लोग कंक्रीट में कैल्शियम लैक्टेट एंड बैक्टीरिया ऐड कर देते हैं, अब कैल्शियम लैक्टेट ऐड करने से क्या फायदा हुआ, कैल्शियम लैक्टेट बना देता है कैल्साइट, जब पानी से रिएक्शन करेगा बना देगा कैल्साइट, इट विल हील द क्रैक, ये हील द क्रैक, ये क्रैक को फिल कर देगा, क्रैक को फिल कर देगा. और बैक्टीरिया क्या करेंगे, कंज्यूम कर लेंगे ऑक्सीजन को, बैक्टीरिया क्या करेंगे, कंज्यूम कर लेंगे किसको, ऑक्सीजन को, और जैसे ही ऑक्सीजन को कंज्यूम करेंगे कोरोजन रुक जाएगा, क्योंकि कोरोजन करने के लिए 3 चीजें चाहिए होती है. कोरोजन करने के लिए क्या चाहिए होती है, 3 चीजें चाहिए होती है. पहला चाहिए होता है ऑक्सीजन, दूसरा आपको चाहिए होता है पानी, तीसरा चाहिए होता है मेटल. अब उसमें से अगर ऑक्सीजन नहीं रहेगा तो कोरोजन होगा ही नहीं. तो ये है क्या, रजिस्ट कोरोजन. तो खुद ही अपनी सारी बीमारियों से बच गया, खुद ही अपनी सारी बीमारियों से बच गया.
क्लियर है? चलो 5वां नंबर, 5th नंबर क्या है? अगला कंक्रीट है आपका ये क्या बोलेंगे, साइक्लोपियन कंक्रीट। साइक्लोपियन कंक्रीट। अभी साइक्लोपियन कंक्रीट क्या होता है? ये ऐसा कंक्रीट है जो कंक्रीट में हम मिलाते हैं क्या, prepared by adding stone of 15 centimeter, more than 15 centimeter डाया, more than 15 centimeter डाया, 15 सेंटीमीटर डाया से ऊपर के स्टोन मिलाते हैं, तो ये काफी लो वर्केबल हो जाती है, क्योंकि बहुत भारी भारी एग्रीगेट आ जाएंगे तो ये काफी लो वर्केबल कंक्रीट हो जाती है, काफी लो वर्केबल कंक्रीट हो जाती है। ठीक है, अब देखना अगला 5, पहले लिखो लाइट वेट कंक्रीट, उसके बाद आगे चलते हैं, लाइट वेट कंक्रीट। अब देखो, अगर कोई कंक्रीट लाइट वेट है तो डेफिनेटली उसका पर्पस है ही नहीं कि आपको स्ट्रेंथ दे, उसका पर्पस है ही नहीं कि आपको स्ट्रेंथ दे। आई बात समझ में? लाइट वेट कंक्रीट बनाते ही आप इसलिए हो कि आपका बस काम निकल जाए, आपका काम निकल जाए जहां पे जरूरत है। जैसे कि हमने कल बनाया था एयर एंटरिंग एडमिक्सचर। अब एयर एंटरिंग एडमिक्सचर डाल के आपने लाइट वेट कर लिया उसको, आपकी स्ट्रेंथ रिड्यूस हो गई, तो हम कभी भी उस एडमिक्सचर को वहां नहीं यूज करते जहां पे बीम कॉलम है, जहां पे आपको लिटरली स्ट्रेंथ की जरूरत है, वहां नहीं यूज करेंगे, उसकी प्रॉपर्टी में नहीं है वो चीज। तो लाइट वेट कंक्रीट भी 3 चीजों से बनती है, आइदर बाय यूजिंग लाइट वेट एग्रीगेट, इन सब के बारे में हम पहले ही पढ़ चुके हैं, लाइट वेट एग्रीगेट के बारे में। व्हाट आर द लाइट वेट एग्रीगेट वी कैन यूज? जैसे कि स्कोरिया, जैसे कि प्यूमाइस, जैसे कि कॉस्टिक मैग्नेसाइट, जैसे कि सॉडस्ट, ये सब हम लिख चुके हैं। जैसे कि फॉइलेटेड वर्मिकुलेट, जैसे कि सिंडर, जैसे कि ऐश, ये सब चीजें हम लोग लाइट वेट एग्रीगेट के तौर पे यूज कर सकते हैं। वी कैन यूज लाइट वेट एग्रीगेट, ठीक है। अब इसके अलावा किस तरह से बन सकती है कंक्रीट? बाय यूजिंग या इसको ऐसा भी लिख सकते हो, एरिएटेड या फिर इसको बोल सकते हैं गैस कंक्रीट, अब देखो इसका क्या मतलब है, यही जो आपने कल बनाई, बाय यूजिंग व्हाट? एयर एंटरिंग एडमिक्सचर। इसका सबसे बेस्ट प्रोडक्ट है जो आपने सबने सुना होगा, AAC ब्लॉक, ऑटोक्लेव्ड कंक्रीट ब्लॉक, ऑटोक्लेव्ड एरिएटेड कंक्रीट ब्लॉक। अब हम इसमें क्या करेंगे, जो कल आपको लिखवाया था, कैल्शियम कार्बाइड, हाइड्रोजन पेरोक्साइड, ये सब गैसेस, एल्यूमिनियम पाउडर, ये सब गैसेस हम इंपोर्ट करेंगे। गैसेस इंपोर्ट करने से क्या होगा, वो फूल जाएगा, बट वॉल्यूम इंक्रीज होगा, वेट इंक्रीज नहीं होगा। ये जो AAC ब्लॉक है ये काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं, ये मतलब सबसे बेस्ट प्रोडक्ट है इसका। नॉन टॉक्सिक होते हैं, इनऑर्गेनिक होते हैं और पोरस होते हैं। एंड पोरस क्यों होते हैं? क्योंकि लाइट वेट एग्रीगेट है। इसके अलावा एक और तरीके से लाइट वेट एग्रीगेट बनाया जा सकता है। देयर इज वन मोर मेथड बाय व्हिच यू कैन फाइंड दिस।
नो फाइन्स कंक्रीट, नो फाइन्स कंक्रीट। अब ये नो फाइन्स कंक्रीट क्या है? इसका मतलब इसमें फाइन एग्रीगेट क्या है? एब्सेंट है। फाइन एग्रीगेट क्या है? पूरी तरह से एब्सेंट है। फाइन एग्रीगेट क्या है? पूरी तरह से एब्सेंट है। अब फाइन एग्रीगेट का प्रोपोर्शन ही तो आपको स्ट्रेंथ लाके देता है। इसका मतलब यहाँ पे स्ट्रेंथ क्या आएगी? कम आएगी। तो वो तो पूरे में ही कॉमन चीज है। स्ट्रेंथ का कम आना तो पूरे में कॉमन है, वो तो होगा ही नहीं, क्योंकि लाइट वेट कंक्रीट बना रहे हो, फाइन एग्रीगेट की वजह से बना रहे हो। ओनली सेलुलर मेड बाय, इसमें क्या क्या है? ओनली एक तो सीमेंट है और एक आपका सेलुलर कोर्स एग्रीगेट है। सेलुलर कोर्स एग्रीगेट है। अब इतने बड़े बड़े कोर्स एग्रीगेट है, मतलब परमेबिलिटी क्या आएगी? इसकी ज्यादा आएगी। परमेबिलिटी इसकी क्या आएगी? ज्यादा आएगी। अब फाइननेस अगर है ही नहीं, फाइननेस अगर है ही नहीं तो मतलब बांध के रखने वाला कोई है ही नहीं। बांध के रखने वाला कोई है ही नहीं, मतलब कोहेजन क्या है? बहुत ही कम है। मतलब बॉन्ड स्ट्रेंथ क्या है? कम है। बॉन्ड स्ट्रेंथ क्या है? इसकी कम आएगी। इट रिक्वायर्स लेस कॉम्पैक्शन। इट रिक्वायर्स व्हाट? लेस कॉम्पैक्शन। क्यों लेस कॉम्पैक्शन रिक्वायर्ड है? क्यों लेस कॉम्पैक्शन रिक्वायर्ड है? क्योंकि आपके पास में केवल कोर्स एग्रीगेट है। ज्यादा कोर्स एग्रीगेट होता है तो क्या होता है? सरफेस एरिया कम होता है। सरफेस एरिया कम होता है, इसका मतलब कि फ्री सीमेंट पेस आपके पास ज्यादा है, मतलब ये ऑलरेडी वर्केबल है। अगर ऑलरेडी वर्केबल है तो आपको बाहर से कॉम्पैक्शन की जरूरत ही नहीं। एक तो ये बात है समझने के लिए। दूसरी बात क्या है? फाइन एग्रीगेट है ही नहीं जिसके पास में वॉल्यूम ऑफ वॉइड होता है, जिसको आप दबाते हो। जिसके पास वॉल्यूम ऑफ वॉइड होता है, जिसको आप दबाते हो, वो है ही नहीं, तो कॉम्पैक्शन की जरूरत ही नहीं। इसके अलावा एक और तरीके से बन सकती है कंक्रीट, फोम कंक्रीट। फोम कंक्रीट क्या डालने से? फोम इंड्यूसिंग एजेंट, बाय एडिंग फोम इंड्यूसिंग एजेंट लाइक सोप रेजिन। सोप रेजिन एक है एल्यूमिनो सल्फो नेफ्थेलिन, एल्यूमिनो सल्फो नेफ्थेलिन। समझ में आ गया? ये सब है आपकी कौन? लाइट वेट कंक्रीट। दीज ऑल आर द लाइट वेट कंक्रीट। इनका वजन कम है, स्ट्रेंथ से अपेक्षा नहीं कर सकते। प्रीकास्ट में, साउंड एब्जॉर्बेशन में, लिंटल बनाने में, फ्लोरिंग बनाने में, जहां पे भी वजन कम है, और आपको पार्टीशन वॉल बनाने में, पैनल्स बनाने में, ये सब यूज है इसके। लिख देता हूं यूज, इन सब के कॉमन यूज है। प्री फैब्रिकेशन, पैनल्स, पार्टीशंस, लिंटल, साउंड एब्जॉर्प्शन, हीट एब्जॉर्प्शन, थर्मल इंसुलेशन में भी काम आता है। थर्मल इंसुलेशन में भी काम आता है। ये सब इसके कॉमन यूज है।
रह गया। अब देखो अगला है फाइबर रेनफोर्समेंट कंक्रीट। फाइबर रेनफोर्स्ड कंक्रीट, इसका मतलब है FRC, फाइबर रेनफोर्स्ड कंक्रीट। बड़ा ही खतरनाक कंक्रीट है। अब सोचो कंक्रीट के पास एक ऐसी चीज है जिसका नाम होता है टेंसाइल स्ट्रेंथ। कंक्रीट के पास एक ऐसी चीज है जिसका नाम होता है टेंसाइल स्ट्रेंथ। जो कि कंक्रीट के पास पूरी तरह से एब्सेंट है, जो कि कंक्रीट के पास पूरी तरह से क्या है, एब्सेंट है। सर अभी के न्यू कंस्ट्रक्शन में ब्रिक का डिमांड कम हो गया है सब, हाँ बिल्कुल सही बात है, ब्रिक का डिमांड कम हो गया है, सब लोग AAC ब्लॉक यूज करते हैं। तो आप खुद सोचो ना, आपने 3 ब्रिक लगाई, 1 ब्रिक 2 ब्रिक 3 ब्रिक, लेंथ होती है 19 सेंटीमीटर, चलो 20 मान लो, 20 60 सेंटीमीटर। अब एक का वजन है 3.5 किलो, 3.5 कितना हुआ, 9 के 10.5 किलो के आसपास। अब 60 सेंटीमीटर में 10.5 किलो आपका वजन आया। अब यही मैं एक 60 सेंटीमीटर का AAC ब्लॉक बना दूंगा 8 किलो का, तो मजा है ना, अपने उतने में ही कम वजन में काम हो गया ना, और वो भी कंक्रीट का बना है, उसकी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ कंपैरेटिवली वैसी ज्यादा आएगी। समझ में आया आपको? फाइबर रेनफोर्समेंट कंक्रीट, तो कंक्रीट के पास में टेंसाइल स्ट्रेंथ नहीं होती है। कंक्रीट के पास में टेंसाइल स्ट्रेंथ नहीं होती है, ठीक है। अब क्योंकि कंक्रीट के पास में टेंसाइल स्ट्रेंथ नहीं होती है, तो वहां पे हम फाइबर्स ऑफ स्टील, नाइलॉन, एस्बेस्टोस, कार्बन, ग्लास आर एडेड। अब ये सब ऐड करने से क्या होगा, आपका टेंसाइल स्ट्रेंथ क्या कर जाएगा, इंप्रूव कर जाएगा। टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट विल इंप्रूव। टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट, इसका मतलब द टेंसाइल लोड रिक्वायर्ड टू प्रोपोगेट द फर्स्ट क्रैक विल बी मोर। अब पहले बहुत थोड़ा सा टेंसाइल लोड आते ही क्रैक आ जाता था, अब बहुत लोड लगाने पाएगा क्योंकि टेंसाइल स्ट्रेंथ रिमूव हो गई है, हमने स्टील डाल दिया। वैसे इसमें सबसे बेस्ट होता है एस्बेस्टोस, केवल और केवल टेंसाइल स्ट्रेंथ रिमूव इंप्रूव नहीं हो रही, अदर देन दिस फटीग रेजिस्टेंस, other than this fatigue resistance, shear strength etc. also improves। अब ये जो कंक्रीट बनाते हो इसमें आपको फाइन एग्रीगेट की परसेंटेज ज्यादा रखनी पड़ती है। फाइन एग्रीगेट प्रपोर्शन शुड बी मोर। अब ये बताओ फाइन एग्रीगेट का प्रपोर्शन ज्यादा क्यों चाहिए, कैन एनीबॉडी गेस? फाइन एग्रीगेट का प्रोपोर्शन ज्यादा क्यों चाहिए? वी हैव ऑलरेडी डन दीज ऑल थिंग्स, हम सब कुछ पहले ही पढ़ चुके हैं। मैं सिर्फ पूछ रहा हूं आपसे कि फाइन एग्रीगेट की प्रोपोर्शन ज्यादा क्यों चाहिए। फाइन एग्रीगेट की प्रोपोर्शन ज्यादा क्यों चाहिए? वेरी गुड, सेग्रीगेशन कम कर सके, क्योंकि ये जो है फाइबर्स स्टील के बहुत हैवी होंगे तो जैसे ही मिक्स बनाओगे बिखर जाएगा, सेपरेट आउट हो जाएंगे। इसीलिए हमें सेग्रीगेशन को इन ऑर्डर टू रिड्यूस सेग्रीगेशन, इन ऑर्डर टू रिड्यूस व्हाट सेग्रीगेशन। कितना मिलाना है? 0.5 से 2.5% बाई वॉल्यूम ऑफ मिक्स। कितना फाइबर्स मिलाते हो आप? वो है 0.5 से 2.5% बाई वॉल्यूम ऑफ मिक्स।
क्लियर है? Bond between steel and concrete dash 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 fine aggregate is large surface area more bond. इसी का एक बेटर वर्जन आता है, इसी का बेटर वर्जन आता है फेरो सीमेंट, इसी का बेटर वर्जन आता है फेरो सीमेंट। फेरो सीमेंट में कुछ नहीं है, यही सब सीमेंट मोटर है और उसमें आपने इस बार फाइबर्स को ऐसे ही बिखेरा नहीं है। यू आर नॉट सिंपली डिस्ट्रीब्यूटिंग द फाइबर, नाउ व्हाट यू आर डूइंग, यू आर सिंपली पुटिंग द मैश ऑफ द स्टील वायर्स। आपने एक मैश ऑफ स्टील वायर्स बनाया, ऐसा मैश ऑफ स्टील वायर्स बनाया, मतलब आपने एक प्रॉपरली रेनफोर्समेंट बनाया। You have prepared a proper reinforcement with very thin bars of the steel, very thin bars of the steel, and once you keep it in the mortar, it will look like a ferro cement. इससे भी क्या हो रहा है, सेम वही काम, टेंसाइल स्ट्रेंथ इंक्रीज हो रही है, बट ओनली क्या है, यूनिफॉर्मिटी ज्यादा है। तो यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्टील, यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्टील, यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्टील एक mm के आसपास की बार है एट द स्पेसिंग ऑफ 5 to 10 mm। स्टील इन मिक्स शुड बी डन, रिजल्ट क्या है, वही टेंसाइल स्ट्रेंथ इंप्रूव होगी, टेंसाइल स्ट्रेंथ इंप्रूव होगी और कोई क्रैक नहीं आएगा टेंशन की वजह से। इसलिए सबसे ज्यादा सूट करता है ये वहां पे जहां पे लीकेज का प्रॉब्लम है, जहां पे आपको फ्लूइड को रिटेन करके रखना है, क्योंकि अगर फ्लूइड को रिटेन करा और वहां पे क्रैक नहीं आना चाहिए, देयर मस्ट नॉट बी एनी क्रैक, देयर मस्ट नॉट बी एनी क्रैक वेयरएवर, या ऐसा लिख सकते हैं, फाइंड इट्स बेस्ट यूज, नो रिक्वायरमेंट ऑफ फॉर्म वर्क, best suitable for fluid retaining। जैसे कि आपको बोले कि ऑयल टैंक बनाना है, पानी का टैंक बनाना है, क्लियर है? तो यहां आके आपका कंक्रीट का ये सब भी पूरा हो गया। इसको कोई फॉर्मवर्क की रिक्वायरमेंट नहीं होती, ये खुद ही अटक जाता है और उसी के ऊपर मोटर लगा दिया जाता है। लास्ट टॉपिक है डिफेक्ट ऑफ कंक्रीट, डिफेक्ट ऑफ कंक्रीट। अब सारे डिफेक्ट आप जानते हो, जो जो जानते हो उसके बारे में मैं नहीं लिख रहा, और जो नहीं जानते उसके बारे में हम लिख देंगे।
देखो ये सब डिफेक्ट है। फेरो सीमेंट ही बोलते हैं उसको, क्योंकि वो सीमेंट मोटार के साथ भी लगाया जा सकता है, केवल और केवल कंक्रीट के साथ नहीं, सीमेंट मोटार के साथ भी लगाया जा सकता है। अब ध्यान से देखना कि अगर मैं आपसे बोलूं कि सेग्रीगेशन, तो सेग्रीगेशन आप चाहो तो लिख भी सकते हो। सेग्रीगेशन का मतलब क्या है कि सेपरेट आउट हो जाते हैं सारे पार्टिकल्स, सीमेंट पेस्ट और एग्रीगेट सेपरेट आउट हो जाते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि या तो आपने बहुत ही पुअर मिक्स यूज किया है। क्यों होता है ये? क्यों होता है? क्योंकि आपने या तो बहुत ही पुअर मिक्स यूज किया है, बहुत ही पुअर मिक्स यूज किया है। पुअर मिक्स मतलब कि 1:9 यूज कर लिया तो सेग्रीगेट हो जाएगा। या पानी बहुत कम है, बिल्कुल ही कम पानी, बिल्कुल ही लो वर्केबल कंक्रीट बना है, लो वर्केबल कंक्रीट बना है। या प्लेसिंग प्रॉपर नहीं है, यू हैव नॉट प्रोवाइडेड द प्लेसिंग प्रॉपरली। या एक्सेस वाटर है। ये सब कारण है किसके? सेग्रीगेशन के। तो बचे कैसे? इससे बचे कैसे? बस इसी के उल्टे, कि मिक्स प्रपोर्शन प्रॉपर करो, फाइन एग्रीगेट का प्रपोर्शन ज्यादा करो, वर्केबिलिटी रेंज में रखो। एयर एंटरिंग एडमिक्सचर यूज करो। कल ही हमने देखा एयर एंटरिंग एडमिक्सचर जो है सेग्रीगेशन रिड्यूस करवाता है, सेग्रीगेशन रिड्यूस कराता है। प्रॉपर प्लेसिंग करो, कम हाइट से प्लेसिंग करो, कम हाइट से प्लेसिंग करो। कोर्स एग्रीगेट की साइज छोटी रखो। जितनी बातें आपने सीखी वही सब यहाँ पे अप्लाई करनी है। अब ब्लीडिंग क्यों आता है? ब्लीडिंग या तो पानी ज्यादा है, इफ एक्सेस वाटर इज देयर, और यू हैव प्रिपेयर्ड मैक्सिमम कॉम्पैक्शन, जरूरत से ज्यादा कॉम्पैक्शन कर दिया। तो इससे बचने के लिए भी क्या करें? कॉम्पैक्शन लिमिट में करो, पानी का डिजाइन करके डालो, पीपीसी यूज करो क्योंकि वो ब्लीडिंग कम करवाती है। याद है पीपीसी यूज करने से ब्लीडिंग कम होती है। या पाउडर की फाइननेस बढ़ाओ ताकि पाउडर पानी सोखे। एयर परमेबिलिटी, एयर एंटरिंग एडमिक्सचर यूज करो बिकॉज दे रिड्यूस द ब्लीडिंग। अब आता है हनीकॉम्बिंग। हनीकॉम्बिंग क्या हो रहा है? अगेन या तो प्रॉपर प्लेसिंग नहीं किया तो कॉर्नर तो कंक्रीट नहीं पहुंचा, या आपने एक्सेस वाटर डाल दिया तो जॉइंट से सीप आउट कर गया पानी। तो क्या करें? प्रॉपर प्रपोर्शनिंग करो, जॉइंट मजबूत रखो, मतलब फॉर्म वर्क अच्छा काम में लो तो हनीकॉम्बिंग नहीं आएगी। प्रॉपर कॉम्पैक्शन करो। तो जो इसके कारण है वही उसके अपोजिट उसकी क्या है? इलाज है। मैंने सारी बातें आपको बोल के दिखा दी है। अब मैं आपको बाकी चीजें दिखा रहा हूं, स्केलिंग और ये सब। इसका क्या है कि मेरे पास फोटो है तो मैं फोटो के साथ आपको ये चीज दिखा देता हूं कि स्केलिंग किसको कहते हैं, ब्लिस्टर किसको कहते हैं, क्रेजिंग किसको कहते हैं। आइए देखते हैं। ये देखो भाई, ये जो है, ये देखो, आपको आई होप दिखाई दे रहा होगा कंक्रीट की सरफेस पे जिसके ऊपर बबल 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 आ रहे हैं। दिख रहा है आपको? ऐसे बबल बबल फूले हुए, इसको बोलते हैं ब्लिस्टर। इट इज नोन एज ब्लिस्टर। अब ये क्यों हुआ होगा? खुद ही सोचो क्यों हुआ होगा। पानी का फपोला रह गया पीछे, एयर रह गई पीछे, ये कहलाता है ब्लिस्टर। ये का डिफेक्ट पेंट में भी देखेंगे, सेम टू सेम ब्लिस्टर। ये क्या है? बम्प्स है, लो राइज बम्प्स। ये लो राइज बम्प्स है ऑफ एक्सेस वाटर और एयर, एक्सेस वाटर और एयर, ये ब्लिस्टर है। समझ में आया आपको? क्योंकि पानी छूट गया पीछे। अब आपने कई बार अगर दीवार पे कभी वॉलपेपर लगाया हो दीवार पर अगर वॉलपेपर लगाया हो तो आपने ये चीज चेक की होगी कि हम लगाते कैसे हैं? पहले उस वॉलपेपर को ऐसे अप्लाई करते हैं, फिर उसके ऊपर कपड़ा लगाते हैं, कपड़े से दबाने की कोशिश करते हैं ताकि पीछे से एयर निकल जाए। अगर एयर रह गई तो वहीं पे से फफोला बन जाएगा, देयर ओनली दिस लो राइज बम्प बन जाएगा। अगर कोई आपके घर में बच्चा होगा, आके पेन घुसा दिया उसमें, वहीं से फट जाएगा। सेम केसेस ये क्या है? देखना जरा, ये क्या है? ये क्या है? क्रैकिंग है। जब ये क्रैक्स प्रोपोगेट कर जाए तो ये कंक्रीट पागल हो जाता है, मतलब कि क्रेजिंग। क्रेजिंग मतलब कि प्रोपोगेशन ऑफ क्रैक्स। प्रोपोगेशन ऑफ क्रैक्स इज नोन एज क्रेजिंग। अब ये क्रैक क्यों आए? बहुत सारे कारण है। प्लास्टिक श्रिंकेज, ड्राइंग श्रिंकेज, एक्सेस हीट, आपने ट्रॉवल ज्यादा यूज कर ली, इंस्ट्रूमेंट ज्यादा यूज कर लिया, मैन पावर पुअर था आपका, आपने क्यूरिंग प्रॉपर नहीं की तो पानी इवापोरेट हो गया। तो क्रैक आने के लाखों रीजन है, और वो अगर बढ़ जाए तो उसको प्रोपोगेशन ऑफ क्रैक बोलते हैं। अब ये देखो, ये वाला, ये देखो, ये क्या है? कंक्रीट की पपड़ी उतर के आ गई है। जब ऐसे सरफेस पील ऑफ होके बाहर आ जाए उसको स्केलिंग बोलते हैं। पीलिंग ऑफ सरफेस ड्यू टू फ्रोस्ट। ये जनरली आता है फ्रोस्ट एक्शन की वजह से, ड्यू टू फ्रोस्ट, इसको बोलते हैं स्केलिंग।
इसको लोकल फ्लैकिंग भी बोलते हैं, इसी को हम लोकल फ्लैकिंग भी बोलते हैं, लोकल फ्लैकिंग स्केलिंग। अब सैंड स्ट्रिकिंग दिखा देता हूं, इसको सैंड स्ट्रिकिंग बोलते हैं। देखो ये रहा, अंदर से सैंड निकल के बाहर आ गई ज्यादा पानी होने की वजह से, ये एक्सेस वाटर या ब्लीडिंग की वजह से मिट्टी को बाहर ले आते हैं, इसको बोलते हैं सैंड स्ट्रिकिंग। इट इज नोन एज सैंड स्ट्रिकिंग ड्यू टू एक्सेस ब्लीडिंग। ये ज्यादा ब्लीडिंग होने की वजह से सैंड बाहर आ जाती है, सैंड बाहर आ जाती है। स्केलिंग का मतलब, स्केलिंग का तो फोटो दिखाया ना यार, स्केलिंग का फोटो दिखाया ना, ये देखो ये पपड़ी निकल के बाहर आ गई, इसको स्केलिंग बोलते हैं। ये सब स्केलिंग है। और हाँ, सेग्रीगेशन समझाऊं वापस, सेग्रीगेशन पहले दिन से पढ़ रहे हो,